हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट यानी समुच्चय। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये सेट है, समुच्चय है। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि रिलेशन क्या होता है। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, तो आप आगे की एक चैप्टर संबंध को समझ पाओगे। और जब आप रिलेशन यानी संबंध समझ पाओगे तभी आप पढ़ पाओगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन यानी फलन पढ़ पाओगे। और जब आप फलन पढ़ पाओगे तब जाके आप बाकी के मैथमेटिक्स को पढ़ पाओगे। समझ पा रहे हो? यानी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सेट से। तो सेट से फिर पता चलता है रिलेशन, और रिलेशन से पता चलता है फंक्शन के बारे में। ओके, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट, और बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट को। सेट क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, सेट क्या होता है। तो सेट को अगर हम बोले तो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर नंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स etc। ठीक, इसको सही तरीके से लिख देते हैं। यह अवयवों अथवा संख्याओं अथवा वस्तुओं इत्यादि का सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित संग्रह होता है। क्या मतलब है इसका, ये समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट है, एक नहीं कई सारे ऑब्जेक्ट है। ठीक, उन सबको आप एक जगह इकट्ठा रखें। अब रखे तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होगा, ऐसे नहीं। अच्छा ये बताइए, आप रैंडमली कोई सामान खरीदने जाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ मोटिव लेके जाते हो कि आज मुझे ये सामान खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, इसका ये यूज है। ओके, क्या आप जाते हो मार्केट में तो कोई भी सामान खरीद के घर पे अपने जुटा लेते हो? नहीं, उसका जिसका यूज होता है उसी को लेके आते हो। वैसे ही सपोज कर लो आप एक मोटिव के थ्रू या एक उद्देश्य के थ्रू या एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे कई सारे ऑब्जेक्ट को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हो, या कई सारे नंबर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो वो जो इकट्ठा हुए नंबर्स हैं वो मिलके एक सेट का निर्माण करते हैं। अब आपके मन में कुछ नहीं समझ में आएगा, मतलब आप कुछ नहीं समझोगे। अब मैं समझा रहा हूं। जैसे आप समझना कि अगर मान लीजिए आपको एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, छोटे बच्चों की तरह समझिएगा, एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, तो किस नंबर की मदद से आप एलसीएम या एचसीएफ कर सकते हो? भाई कोई भी नंबर हमको दिया होगा, कहेगा कि इन नंबरों का एलसीएम निकालिए या इस नंबर का एचसीएफ निकालिए, इन नंबरों का एचसीएफ निकालिए। तो आपको किन नंबरों की जरूरत पड़ती है उनको निकालने के लिए? क्या नाम है उनका? प्राइम नंबर्स। क्या नाम है? प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। आप अभाज्य संख्याओं को लेके आओगे तभी जाके आप एलसीएम या एचसीएफ कर सकते हो। ये साल तो अब जाओगे क्या लेके आओगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आ गया ना? ऐसे चलते जाएगा। अब इनको एक जगह इकट्ठा करके रख दिए। देखो यही लोग तो एलसीएम और एचसीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी नंबर आता है, जैसे 8 है, 8 को अगर हमको क्या करना है, तोड़ना है, तो किससे तोड़ेंगे? 2 से तोड़ेंगे। क्यों 2 से तोड़ा भाई? 3 से क्यों नहीं तोड़ दिया? 4 से क्यों नहीं तोड़ दिया? है ना भाई? अच्छा ध्यान से समझो, 8 तो 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है ना, तो हमने 2 ही क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। समझ में आ रहा है ना? अभाज्य संख्या। और एलसीएम में हम लोग और एचसीएफ में हम लोग किसका यूज करते हैं? प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। तो हम लोग किसको लेके आए हैं? प्राइम नंबर्स को। और प्राइम नंबर्स को एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे, एक कलेक्शन बन जाएगा प्राइम नंबर्स का, और ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। मैं इसको नाम दे दिया ए। समझ में आ रहा? तो ये क्या बन गया? सेट। सेट का मतलब यही होता है भैया, सिंपल। समझ में आ रहा कि आप किसी, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब होना चाहिए, यानी कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप कलेक्शन रख रहे हो। ठीक है ना? अब वो उद्देश्य सबके भी आप पे, मतलब आपके अनुसार कि यहाँ पे मैं प्राइम नंबर लेके आऊंगा तभी जाके एलसीएम एचसीएफ कंडक्ट कर सकता है। अब दूसरा कोई व्यक्ति आया, कहा कि नहीं
इन नंबरों से नहीं होने वाला, कोई दूसरा नंबर होगा तब होगा। फिर तीसरा व्यक्ति आया तब कह रहा कि नहीं एलसीएम एचसीएफ तो इससे होता है, तब ये कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। नहीं समझ में? नहीं समझे? मतलब आपने जो कलेक्शन यहाँ पे रखा वो कलेक्शन पूरी दुनिया के लिए परिभाषित होना चाहिए, यानी पूरी दुनिया उसे माने। आई बात समझ में? यानी मैंने बोल दिया कि प्राइम नंबर का एक कलेक्शन है, तो पूरी दुनिया भी जब भी प्राइम नंबर का कलेक्शन बनाए तो यही कलेक्शन होना चाहिए। कोई भी आके ये ना बोल दे कि ये कलेक्शन सही नहीं है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, तब आप समझोगे। जैसे आपने क्या किया कि फिर एक कलेक्शन लाया और उसमें आपने क्या किया कि 5 महान लोगों के मतलब महान लोगों की सूची यहाँ पे बनाई। कितने लोगों की? 5 महान लोगों की सूची आपसे बनाने के लिए बोली गई। अब आपने कोई सूची बनाई, मतलब कोई एक लिस्ट बनाई और उसमें कितने लोगों को लेके आना है? 5 महान लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए 5 महान लोग आपके अनुसार। तो आपने सबसे पहले किसको रखा? महात्मा गांधी को। ठीक है, दूसरा आपने किसको रखा? भगत सिंह। वेरी गुड, भगत सिंह। फिर आपने लिखा चंद्रशेखर आजाद। फिर आपने भीमराव अंबेडकर को रख दिया। ठीक है, और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतने लोगों को डाल दिया, 5 लोगों का। आपने कहा कि देखिए ये कलेक्शन तैयार है और ये मेरे हिसाब से सेट है 5 महान लोगों का। ये क्या है? इट इज अ सेट। कितने लोगों का? 5 महान लोगों का। तो क्या ये सेट जो आप पहली बात तो सेट के पास क्या होनी चाहिए? 2 चीजें होनी चाहिए। कोई भी सेट है तो उसके पास 2 चीजें होनी चाहिए। पहला तो क्या होना चाहिए? कलेक्शन, और दूसरा वो कलेक्शन क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड एंड सुपरिभाषित होना चाहिए। पहला तो संग्रह होना चाहिए, दूसरा सुपरिभाषित होना चाहिए। दोनों का मतलब मैं समझा रहा हूँ, ये दोनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जो आपने रखा है यहाँ पे रखा है उसमें कलेक्शन है, हाँ है ना भाई? बिल्कुल 5 लोगों का कलेक्शन तो है ना, लेकिन क्या ये वेल डिफाइंड है? यस और नो? वेल डिफाइंड मतलब सबके अनुसार ये 5 लोग महान होने चाहिए। यानी जब 5 क्या बोलते हैं, सब महान लोगों की सूची बनाए तो उन सब लोगों की सूची में ये 5 लोग आए, यानी ये 5 लोग आने ही चाहिए। क्लियर? अगर हम बात करें तो सर ये सेट नहीं है। अब ये सेट क्यों नहीं है? इसका कारण है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। हमारे दुनिया के अंदर, मतलब हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें सबकी विचारधाराएं अलग अलग होंगी, है ना? कोई महात्मा गांधी को महान मानता होगा तो कोई नहीं मानता होगा। सबके अनुसार ये महान नहीं है। ऐसा हो सकता है? यस और नो? भगत सिंह को कोई मानता होगा, कोई नहीं मानता होगा। चंद्रशेखर आजाद को कोई मानता होगा, नहीं मानता होगा। भीमराव अंबेडकर को कोई मानता होगा तो कोई नहीं मानता होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोई मानता होगा तो कोई नहीं मानता होगा। किसी के अनुसार ये ज्यादा महान है, किसी के अनुसार ये कम महान है। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर 5 महान लोगों की लिस्ट बनाने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को बोला जाए तो सब बनाएंगे, लेकिन सबके अंदर ये 5 ही लोग नहीं आएंगे, अलग अलग आ सकते हैं। यस और नो? तो इसलिए ये 5 महान लोगों का सेट नहीं है, क्योंकि ये सबके अनुसार सुपरिभाषित नहीं है। अब आ रहा समझ में? फील लीजिए कि आप एक कलेक्शन रख रहे हो तो कलेक्शन सबके लिए अप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है ना? सभी लोग उसे माने। ठीक, जैसे और देख लेते हैं। आप याद करिए कि आप सेट का नाम और कहाँ सुने हैं? तो बर्तन सेट सुने हैं, है ना? किचन सेट, सॉरी किचन सेट। फिर आप सोफा सेट सुने होंगे, है ना? तो देखते हैं आप जब किचन सेट वगैरह लेते हैं तो उसमें किचन से संबंधित सामान आते हैं, है ना? अब एक बात बताइए, जब आप किचन सेट लेंगे तो उसमें क्या आएगा? चम्मच आएगा, थाली आएगा, ये सब आएगा ना, है ना? अब मैं गया किचन सेट लेने तो मुझे क्या मिलेगा? बर्तन मिलेगा, थाली मिलेगा, मतलब बर्तन सॉरी चम्मच मिलेगा, थाली मिलेगा, मिलेगा ना? तो मुझे भी वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। इसका मतलब वो एक सेट है। ये सर नो? पूरी दुनिया में आप कहीं भी किचन सेट खरीदने जाएंगे उसमें चम्मच और थाली तो देगा ना भाई, है ना? तो इसका मतलब चम्मच और थाली ये क्या है? ये उस सेट में आ रहे हैं और उस सबके अनुसार चम्मच और थाली आना ही चाहिए किचन सेट में, इसलिए किचन सेट एक सेट है। सोफा सेट के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा, मिलेगा ना भाई, है ना? दुनिया के अंदर कहीं भी आप सोफा सेट लेने जाएंगे तो टेबल चेयर तो देगा ना, तो यानी वो सेट है। ओके, तो जो सेट आप देख रहे हो वही सेट है। अब वो किसी का भी हो सकता है। जैसे 5 मान लोगों का सेट आप बना रहे हो, अभी मैं बोलूं आपसे कि 5 बेस्ट क्रिकेटर का आप सेट बनाइए, तो क्या वो सेट माना जाएगा? नहीं। मेरे अनुसार कोई अलग बेस्ट क्रिकेटर होगा तो किसी के अनुसार कोई अलग होगा, किसी के अनुसार
कोई अलग होगा, तो इसलिए उसे हम बेस्ट क्रिकेटर का सेट नहीं कह सकते। ओके, कोई भी सेट कलेक्शन होना चाहिए लेकिन वो सबके अनुसार परिभाषित होना चाहिए। अभी मैं बोल दूं कि आप शुरुआती 5 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का सेट बनाइए, तो मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया यन के नाम से और इसमें शुरुआत के 5 रखे हैं, तो शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, यही ना होगा। अब ये बताओ ये जो मैंने शुरुआत के 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाया है, सेट बनाया है, क्या ये दुनिया का कोई और व्यक्ति बनाएगा? शुरुआत के 5 प्राकृतिक संख्याएं रखेगा तो इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर बनाएगा तो सबके लिए क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए। सब लोग इसे मानेंगे भाई। मान्य क्या मतलब? सब लोग यही मानेंगे। कोई इस पे आपत्ति उठाएगा क्या? नहीं, मुझे 4 नहीं पसंद है, मैं यहाँ 4 नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पे 6 रखूंगा। पॉसिबल है? शुरुआत के 5 प्राकृतिक संख्या यही होंगी भाई। दुनिया का हर व्यक्ति इसे मानेगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो सेट क्या होता है? सेट का मतलब नंबर का कलेक्शन हो सकता है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो सकता है, या किसी भी एलिमेंट का कलेक्शन होता है, और वो क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे और हम कहानी को समझेंगे। तो देखिए, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट को ऑलवेज हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है ना? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं। कैपिटल लेटर जैसे A B C D। ठीक है, ठीक है। और अगर इसके एलिमेंट, अब देखो सिंपली मान लो कोई सेट मैंने यहाँ पे रखा, अब इस सेट को देखना, ये सेट मतलब मैंने मान लिया सेट किसका है? ये ए का सेट है, इज इक्वल टू लगाया और ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, और इसके अंदर इसके क्या बोलते हैं, जो भी कलेक्शन है उनको रखेंगे आप। जो कलेक्शन है वो किसके अंदर किसके बीच में रखेंगे आप? कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखेंगे। अब सपोज कर लीजिए कि आपने किसका सेट बनाया है? वॉवेल का सेट बनाया। किसका सेट बनाया है? वॉवेल का। तो वॉवेल का सेट बनाएंगे तो क्या होगा? AEIOU होगा ना। तो ये जो दिख रहा है इस सेट के अंदर, ये जो सेट के अंदर जो कलेक्शन है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट यानी हिंदी में बोलेंगे अवयव। यानी ये क्या है? ये अवयव है किसके? सेट ए के। कौन? ये जो ए है वो क्या है? अवयव है सेट ए का। ई जो है सेट ए का अवयव है। आई जो है सेट ए का अवयव है। ओ सेट ए का अवयव है। यू भी सेट ए का अवयव है। क्लियर? एलिमेंट है। ठीक है, अब इस चीज को याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं ऑलवेज किस में रखे जाते हैं? स्मॉल लेटर में, यानी छोटे अक्षरों में प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी एलिमेंट्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर में। और सेट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को किस में प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर में। ठीक है ना? देखिए ये कैपिटल लेटर में था लेकिन इसके एलिमेंट किस में थे? स्मॉल लेटर में। क्लियर? और क्या लगा देंगे हम? कर्ली ब्रैकेट। क्लियर? अब एक चीज और सुनिएगा, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं जैसे सपोज कर लीजिए कि ये सभी एलिमेंट है ना, तो हम एक्चुअल में एलिमेंट जो अंदर लिखे गए हैं वो बात अलग है। मैं उस एलिमेंट को मोटी मोटा क्या मान लूंगा? एक्स मान लूंगा। क्या मान लूंगा? एक्स। क्या मान लूंगा? एक्स। और यक्स क्या है हमारे? तो बता दूंगा मैं कि यक्स क्या है। यक्स हमारे वेरिएबल है। यक्स क्या है? वेरिएबल कर रहा हूं, वॉवेल है। यक्स यहाँ पे क्या है? वॉवेल के रूप में है। और यक्स बिलोंग्स टू ए। देखो ध्यान से, यक्स मतलब मैं एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? अंदर के एलिमेंट है ना, तो बारी बारी उतना एलिमेंट लिखने से बढ़िया मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा कि यक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? ए से। ये क्या है? बिलोंग्स टू। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू, यानी से संबंधित। तो यक्स जो है वो ए से क्या है? संबंधित है। और यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे कॉमा लगा के, यक्स क्या है? यक्स जो है वॉवेल है। यक्स इज वॉवेल। खत्म। यानी यक्स जो है किस सेट से बिलोंग कर रहा है? ए से। और यक्स का मतलब क्या है? कि ये वॉवेल है। ठीक, तो ये पता चल गया। तो मोटी मोटा हम इसको हटा के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि ये देखिए ए सेट के एलिमेंट कौन है? तो ए सेट के एलिमेंट वॉवेल है। क्लियर? खत्म। अब ये जो दो रूप आप देख रहे हो ना
कि इसमें हमने वर्बली बताया है, इसमें लिख के बताया है और इसमें साफ साफ लिख दिया है। इसमें तो एलिमेंट डायरेक्ट डाल दिए हैं, इसमें एलिमेंट को डाला नहीं गया है। इस वाले में ध्यान से देखना, समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेट को सीधा सीधा लिख दिया, उसके एलिमेंट को दिखा दिया, और यहाँ पे दिखाया नहीं, बोल दिया कि एक्चुअल में मैं एक सेट बना रहा हूँ, उस सेट के अंदर कौन है, वॉवेल है, यानी वॉवेल का सेट है। तो यहाँ पे मैंने बोल के बताया ना, मतलब लिख के बताया है, यहाँ पे दिखा के बताया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड, या इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, यानी सेट को दिखाने का रूप है ये, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है। सूची विधि, एक सूची बना दी, डायरेक्ट हो गया। और ये जो दिख रहा है, ये वाला जो तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कई लोगों को, तो घबराएंगे नहीं। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, इतना नोट कर लीजिए पहले, इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, घबराइए मत, एकदम पूरा सेट आपको क्लियर कर देंगे हम। पहले सेट समझ में आ गया ना कि सेट क्या होता है, तो कलेक्शन होता है, लेकिन वो कैसा कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड, सबके अनुसार मान्य होना चाहिए। वो ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो मेरे अनुसार मान्य हो लेकिन फलाने के अनुसार मान्य नहीं हो, तो ऐसा सेट सेट नहीं कहला सकता है, मतलब ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे सेट आया, यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का सेट बनाया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये रहा सेट ए। ओके, सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट बनाया है, मतलब एलिमेंट कौन से डालने हैं मुझे, शुरुआत के 5 अभाज्य संख्या। तो शुरुआत के 5 अभाज्य संख्या यानी शुरुआती फर्स्ट प्राइम 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा, यही तो होंगे, यस और नो, है ना। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट एलिमेंट को रख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना, और इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा एक सेट बन गया। ये कौन सा सेट, सेट का कौन सा फॉर्म है, अगर मैं इस तरीके से एक सेट को लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म, यानी ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे कि ये मैं लिख सकता था कि सेट ए में अगर आप जाओगे तो x बिलोंग्स टू ए, यानी x बिलोंग्स टू ए मतलब x जो है ए के एलिमेंट है, एंड पहले तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखा जाता है x, एक काम करो ऐसे डालो, x इज सच दैट x, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं अंदर लिख रहा हूं एलिमेंट्स को, x इज सच दैट x एंड x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। मैं बोल सकता हूं या भी रुक जाओ यार, अभी मत लिखो नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अभी इतना टफ नहीं करवा सकते हम। रोस्टर रूप समझ में आ गया ये, चलो मैं दूसरा भी बना के तब दिखाता हूँ। अगर तुम लोग को सिंपली लिखना होगा, सिंपली लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कि x इज ए इज इक्वल टू, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि x इज बिलोंग्स टू ए एंड x इज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ये भी बच्चों वाला पहले करो, बड़े वाले में गड़बड़ा जाएगा। x इज बिलोंग्स टू ए, देखो मैंने इस चीज को लिख दिया है, ये नहीं दिया है इस तरह पूरा नंबर नहीं दिया, डायरेक्ट लिख दिया कि x बिलोंग्स टू ए, यानी x किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, और x जो है शुरुआत के 5 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसी चीज को हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और x प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलो थोड़ा सा डीप में चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। ये समझ में आया। अभी हम पूरा खेल किस पे खेलेंगे, रोस्टर एंड सेट बिल्डर में, रोस्टर सेट बिल्डर में। रोस्टर लिखेंगे उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
तो चलो आओ देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्योंकि ज़रूरी है इसको समझना। ये समझ डाला तो आधी कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। देखना, मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है, इस सेट के अंदर देखो कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक सेट है, ये सेट कैसा सेट है बता सकते हो? अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का सेट है, क्या ये सेट मतलब ये सेट है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। ये सेट है? हाँ सर सेट है। ये शुरुआत के, पहले ध्यान से देखो तो सबके सब कैसे हैं, पहले तो हमको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर ये 2 है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 1, इसको 2 × 2, इसको 2 × 3, इसको 2 × 4, इसको 2 × 5 और इसको 2 × 6। देखो अगर हम इसको चाहें तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हमारे पास है तो हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे लिखा गया है। ठीक है ना, ऊपर ऊपर देखे तो दुनिया जानती है कि हमने क्या लिखा है, सम संख्याएं लिखी हैं। हमने क्या लिखी है? सम संख्याएं। तो क्या सम संख्याएं इतनी ही होती हैं? नहीं सर, बहुत सारी सम संख्याएं होती है, लेकिन शुरुआत की 6 सम संख्याएं हैं। दुनिया का हर व्यक्ति शुरुआत की 6 सम संख्याएं लिखेगा तो यही संख्याएं आएंगी। ये सर नो? ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a एंड x इज फर्स्ट 6 इवन नंबर। ये सर नो? लिख देंगे, खत्म, कि x जो है x a से संबंधित है और x प्रथम 6 सम संख्या है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। एक्चुअल में हम क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी बताते हैं, मकसद बताते हैं भैया कि ये सेट के अंदर जो कलेक्शन है वो किस मकसद से लिया गया है। समझ में आ रहा ना? इस सेट का प्रॉपर्टी हम यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फटाक से बताना, क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी फॉर्म। क्लियर? प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या रहा? कलेक्शन। इस कलेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, क्यों आखिर ये कलेक्शन आया है, किस प्रकार का कलेक्शन है, ये किस प्रकार का कलेक्शन है, वही यहाँ पे लिख दिया गया कि ये शुरुआत के 6 सम संख्याओं का कलेक्शन है, संग्रह है। ठीक है, तो ये कलेक्शन किस कारण रखा गया या किस प्रकार का कलेक्शन है, ऐसे बताने के लिए आती है प्रॉपर्टी। यानी इस सेट की प्रॉपर्टी हम सेट बिल्डर फॉर्म में देख रहे होते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताता है कि इस कलेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, ओके, या इस कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके, या इस कलेक्शन का मीनिंग क्या है, ओके। तो वो कौन बताता है? प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, लेकिन उसके पहले एक बात आप समझेंगे। देखिए आप सबको पता है कि नंबर्स कई सारे टाइप के होते हैं, इन संख्याएं कई सारे प्रकार की हो सकती हैं। ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं, फिर इसके अलावा भी कई सारी संख्याएं आ सकती है। तो देखिए हम संख्याओं को दिखाने के लिए एक अलग अलग तरीका देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कभी भी प्राकृतिक संख्या आ रही है, कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। ध्यान से देखेंगे, अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, कैसा समुच्चय है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझ में आ रहा है? इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से। कैसे? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इनको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। गिनती के लिए जिन नंबरों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। फिर दूसरे नंबर की जो संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? इनफाइनाइट तक। यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाती है? ये पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पे आती है पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या? पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब देखो यहाँ पे अभी तक सब प्लस में आ रहा था, गिनती करते हो तो माइनस में गिनते हो, नहीं ना? पूर्ण संख्या भी प्लस में ही है, लेकिन इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे? प्लस भी आएंगे, माइनस भी आएंगे और 0 भी आएगा। ठीक है, यानी इसमें तीनों आते हैं और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये रहा 0, इधर 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4 पड़े होगे, है ना? तो ये पूर्णांक संख्याओं के इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। क्लियर है ना? ये याद रखने वाली बात है, एन डब्ल्यू एंड जेड। ओके, अगर मान लो
केवल और केवल प्लस वाले आ रहे हैं। अगर आपने समुच्चय लिया और वो केवल केवल कैसे हैं, प्लस वाले हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है, केवल पॉजिटिव इंटीजर है, तब उस केस में हम क्या लिखेंगे, तब उस केस में हम जेड प्लस केवल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जेड प्लस। अगर केवल निगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं तब उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जेड माइनस, है ना। यानी अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो जेड माइनस और धनात्मक पूर्णांक होगा तो जेड प्लस साइन यूज किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपने कोई सेट बनाया उसके अंदर आपने ऋणात्मक पूर्णांक लिया तो आप ये रिप्रेजेंट करेंगे कि वहां पे जेड माइनस होगा। ओके, ठीक है, इसको पहले फटाक से नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब आगे हम देखेंगे और भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अभी इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, अभी इसी पे एक काम और करना है। देखो सब कुछ सिखा के भेजूंगा, बस आप पेशेंस रखें। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जानते हैं किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। मतलब कोई भी संख्या जो किस तरीके से हो, जो सर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। जैसे 3/5 -3/4 ऐसे आता है ना, 3/4 हो गया, -5/6 हो गया, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, क्यू से, याद रखोगे। अब ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं भी दो हो सकती है ना, अगर माइनस के साथ आ रहे हैं तो निगेटिव वाले हो गए, अदरवाइज पॉजिटिव। लेकिन फिलहाल में आप याद रखोगे कि क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास वास्तविक संख्या। क्या आता है, वास्तविक संख्या। ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या यानी इन सबको मिला दिया जाए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या, है ना। और इस पूर्ण संख्या में निगेटिव यानी क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे, मतलब रख देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। फिर इन्हीं को ऊपर नीचे लिख देंगे तो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। और इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। जहां पे भी आर लिखा है इसका मतलब क्या है, रियल नंबर, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आता है छठे नंबर पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर में क्या होगा, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या में क्या होगा, अपरिमेय संख्या में आप कैसे पता करोगे, तो आप रियल नंबर में से परिमेय संख्याओं को हटा दो। उन्हें वास्तविक संख्याओं में से किसको हटा दोगे, परिमेय संख्याओं को, हाँ परिमेय संख्याओं को हटा दोगे तो क्या बचेंगी, अपरिमेय संख्या। अब आपके मन में चल रहा होगा अपरिमेय संख्याएं कैसे दिखाई देती हैं, तो जैसे कि कड़ी के अंदर 2, 3 की कड़ी में 3, ठीक है ना, सिंपली स्क्वायर रूट में 3, ऐसे अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो कड़ी में गई, रूट के अंदर गई लेकिन बाहर नहीं आ पाई तो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। जो बाहर आ गई वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या, लेकिन जो बाहर नहीं आ पाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। तो संख्याओं के बारे में भी जानकारी मैंने दे दी, किसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, किसको वास्तविक संख्या बोलते हैं और किसको परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ गया ना। प्राकृतिक संख्या n, पूर्ण संख्या w, पूर्णांक संख्या z, परिमेय संख्या q, वास्तविक संख्या r और अपरिमेय संख्या r माइनस q। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। नहीं, इवन नंबर ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, देख लीजिएगा। चलिए उसको भी हम बता दे रहे हैं, अब इन्होंने बोल दिया तो बता ही दे रहे हैं। चलिए देखिएगा, देखिए सम संख्या, इसको भी देख लेते हैं भाई। सम संख्या का मतलब क्या होगा, 7वें नंबर पे सम संख्या। सम संख्या यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर, बोलते हैं ना इवन नंबर। मतलब जैसी ऐसी संख्याएं जो किससे कट जाए, 2 से कट जाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। जो 2 से कट जाए ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए
2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये सब के सब क्या है, सम संख्या है ना, 2 से कट जाएंगे। 100 हो गया, वो भी 2 से कट जाएगा, वो भी सम संख्या होगा। 1000 हो गया, वो भी 2 से कट जाएगा, सम संख्या। तो जो भी कट जाती है 2 से, जो भी नंबर डिविजिबल है 2 से, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये सब सभी सम संख्या है। अब इनको लिखा कैसे जाए, इंपॉर्टेंट ये है ना। तो देखिए ये सब के सब 2 के गुणा के रूप में होते हैं। कैसे रूप में होते हैं, 2 के गुणे के फॉर्म में होते हैं। तो इनको अगर हम लिखना चाहें तो एक तरीका होता है, इनका प्रॉपर तरीका होता है। जैसे अगर हम देखें ध्यान से, तो ये लिखा गया ना, तो इसका मतलब 2 गुणे 1 है, यहाँ पे 2 गुणे 2 है, यहाँ पे 2 गुणे 3 है, यहाँ पे 2 गुणे 4 है, यहाँ पे 2 गुणे 5, यहाँ पे 2 गुणे 6, यहाँ पे 2 गुणे 7। आप ध्यान से देख सकते हैं सब में 2 से गुणा किया गया कि नहीं किया गया है। इन सब 2 के पहाड़ा में आते हैं ना, यानी जितनी सम संख्याएं होती हैं सब 2 से कटने वाली होती हैं। ओके, यानी हर संख्या, अब यहां से एक बात और ऐड करेंगे कि हर संख्या 2 के गुणे के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, 2 के गुणे के रूप में होती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एवरी इवन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है ना, जितना भी इवन नंबर होती है, जितनी भी इवन नंबर होती है, सब गुणज होती है, यानी 2 के पहाड़े में आती है। ठीक है, तो हम इन नंबरों को, ये जो 1 2 3 4 है ना, उनको हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, यन। क्या मान लेते हैं, यन। और मैं अगर लिखना चाहूं इवन नंबर को, तो क्या मैं 2n लिखूंगा, है ना, यस और नो। अब यहाँ पे तुम जो भी डालते जाओगे, अगर 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 डालोगे यहाँ पे n की जगह पे तो 2 3 6, 4 डालोगे 8, 5 डालोगे 10। तो यहाँ पे n को जो जो लिखते जाओगे, मतलब n की वैल्यू रखते जाओ, मिलते जाएगा। अब n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस और नो। n मतलब क्या होगा, n कहां से आ रहा होगा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं में से ही तो आ रहा होगा। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती वाली संख्या, तो 1 2 3 4 वही तो रख रहे हो, और 1 2 3 4 कहां से आता है, प्राकृतिक संख्या से आता है। तो यहाँ पे लिखोगे 2n के फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी जहां पे भी इवन नंबर आएगा हम वहां पे क्या लिखेंगे, 2n। और ये जो n होगा वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, नेचुरल नंबर से। ऐसे ही आप देख लो विषम संख्याओं को, विषम संख्या है यानी ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे। अब जो 2 से ना कटे मतलब जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना, 11 हो गया, 13 हो गया। समझ में आ रहा है, ये सब के सब क्या है, विषम संख्या है। अब इनको लिखने का कोडिंग क्या है, सबसे पहले कोडिंग करो। कोडिंग मतलब अब यहाँ पे वो वाला लैपटॉप वाला मतलब कंप्यूटर वाला कोडिंग नहीं करना, बस आप देखो कि नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इन सब का पैटर्न क्या, कोडिंग बेटा हो, इन सब का पैटर्न क्या है। जैसे यहाँ पे पैटर्न देख लिया ना हमने कि सब 2 के गुणे के फॉर्म में लिखे गए हैं, ऐसे यहाँ पे भी होगा कुछ ना कुछ। तो देखो इसकी कोडिंग अगर आप करने जाओगे तो ऐसे नजर आएगा कि 2 का गुणा 0 में कर दो, फिर 1, फिर 3 को लिखना चाहे तो 2 गुणे 1 प्लस 1, फिर 2 गुणे 2 प्लस 1, 7 को लिखना चाहे तो 2 गुणे 3 प्लस 1, है ना, फिर 9 को लिखना चाहे तो 2 गुणे 4 प्लस 1। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर 2 से गुणा हो रहा है नंबर में और उसमें 1 जोड़ दिया जा रहा है। देखिए फिर 2 से गुणा हुआ 1 में, फिर 1 जोड़ दिया गया, फिर 2 से गुणा हुआ 2 में, 1 जोड़ दिया गया, 2 से 3 में गुणा हुआ, फिर क्या कर दिया गया, 1 जोड़ दिया गया। यानी केवल ये संख्या बदल रही है ना, हाँ या ना। यानी अगर हम देखें कोडिंग, तो यहाँ पे ये जो बदलने वाली संख्या है उसके जगह पे क्या डाल दो, n, तो क्या मिल जाएगा 2n+1, यस और नो। इसका पैटर्न क्या हो रहा है, 2n+1। अब यहाँ पे n की वैल्यू डालते जाओ, आपको क्या मिलते जाएगी, इवन नंबर। n की वैल्यू डालो ना, कुछ भी डालो, n की वैल्यू आपने क्या मान लिया, 6। देखो n की वैल्यू 6 रखूंगा तो 2 गुणे 6 प्लस 1 होगा, 2 छक्के 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। क्या 13 और नंबर है कि नहीं है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो भी आप डालोगे n की वैल्यू, वहां से आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। क्लियर, तो पैटर्न क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऑलवेज जो इवन ऑड नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2n+1 के फॉर्म में, और इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं, 2n के फॉर्म में। और ये जो n होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पे भी n क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं, यहाँ पे 0 भी लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे जो n होगा वो कैसा होगा, होल नंबर होगा। ओके, क्या होगा, होल नंबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2n+1 और n बिलोंग्स टू w, यस और नो। तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये n किससे बिलोंग कर रहा है, ये n w से बिलोंग कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर को कैसे लिखेंगे, इवन नंबर को कैसे लिखेंगे, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो पैटर्न मैं ढूंढ रहा हूं ना,
यही पैटर्न आपको सभी कलेक्शन के अंदर भी ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब जितने भी कलेक्शन मैं आपके सामने लेके आऊंगा उन सब के अंदर पैटर्न ढूंढोगे और ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो देखा जाए कैसे होगा, ठीक है। इसका आप एक बार ले लेंगे फोटो, ओके, खत्म। अब ध्यान से देखना, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, थोड़ा आ जाओ इसी सेट पे। ये जो सेट है आपका, इस सेट को ध्यान से देखो। ये शुरुआत के 6 प्राइम नंबर का है, सॉरी इवन नंबर का सेट था ना। अब इसको लिखना है किस फॉर्म में, प्रॉपर्टी वाले फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, क्या इसका पैटर्न आप पकड़ लिए? पैटर्न पकड़ लोगे तो ही प्रॉपर्टी यानी सेट बिल्डर फॉर्म लिख पाओगे। पैटर्न क्या है इसका, 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, है ना। और सर मुझे साफ साफ दिख रहा है इवन नंबर है। इवन नंबर ऑलवेज किस तरीके से लिखे जाते हैं, 2n, यही तो लिखे जाते हैं। बस हो गया, काम खत्म। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा सेट प्रॉपर्टी के फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लेना। यहाँ पे मैं लिखूंगा यक्स, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि यक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है। लिख लो भाई, x बिलोंग्स टू ए। क्या लिख दो, x बिलोंग्स टू ए, यानी यक्स जो है वो सेट ए से, सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। एंड x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n। क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया, मैंने लिखा कि x जो है वो सेट, किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। और यक्स किस तरीके से, यक्स इज सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। सच दैट, सच दैट का मतलब ये जो एलिमेंट है वो किस प्रकार है, तो 2n के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, किस प्रकार से है, 2n के प्रकार में है। एंड n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैसे पता चला, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। और क्या ये नेचुरल नंबर तो पूरा होता है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बहुत सारे आएंगे। क्या ये बहुत सारे आ रहे हैं, नहीं 12 ही तक तो आ रहे हैं, 12 के बाद अगला आ रहा है कोई, नहीं ना आ रहा है, यानी 6वें तक तो लिया गया है। देखो 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 6, 6वें तक तो दिया गया है। 7वां आया है क्या, 7वां नेचुरल नंबर है इसमें, नहीं है ना। तो इसका मतलब 6वें तक नेचुरल नंबर लिया गया। तो उस केस में हमको लिमिट लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है, लिमिट, कि ये जो n है, ये जो n है वो 6 तक ही जा रहा है, यानी n इज लेस देन आर इक्वल टू 6, n इज लेस देन आर इक्वल टू 6, खत्म। और ये ऐसे आप जब ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो ये आपको दिख रहा है जो, दैट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। समझे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सब कॉमा लगा देना, खत्म, ठीक। समझ में आया कैसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखने आ गया तो समझ लो कहानी अपने आप अपने हाथ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है, जो मैंने लिखा है। मेनली सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें जो सेट दिया गया है उस सेट का क्या पहचानना होगा, पैटर्न। क्या पहचानना होगा, पैटर्न। और पैटर्न के बाद हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेंगे। प्रॉपर्टी तभी डिफाइन कर सकते हो जब आप क्या पहचान लोगे, पैटर्न। अब एक एग्जांपल के लिए एक और सेट लेते हैं और वहां से फिर से हम डिफाइन करते हैं, ओके। चलिए देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो यहाँ पे सपोज करो, सपोज क्या करना, मैं सेट डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ। ये रहा मेरा एक सेट, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 3, बहुत हो गया 1 3। एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं 3 भी नहीं लेते हैं, 5 लेते हैं। 5 7 9 11 13 एंड 15, उसके बाद आता है 17, ऐसे छोड़ दिया फिर, ओके। एक सेट तो ये हो गया अपना, ठीक है। चलो अब बताओ इसका पैटर्न पहले डिकोड करो। पैटर्न क्या है बताओ सर, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये सब के सब ऑड नंबर है, देख के बता सकते हैं, पैटर्न की बात ही नहीं है। क्या पैटर्न की बात है यहाँ पे, यहाँ पे तो हम देख के बता सकते हैं ना। यहाँ पे 5 लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा, 2 × 2 + 1। इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 + 1। इसको लिखना चाहे 2 × 4 + 1। इसको लिखना चाहे तो 2 × 5 + 1 लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहे तो 2 × 6 + 1 एंड इसको लिखना चाहे तो 2 × 7 + 1 और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 8 + 1। ये सार लो, लिख दिया। क्या दिख रहा है सर, सर दिख रहा है कि सब किस फॉर्म में है सर, 2 × समथिंग से मल्टीप्लाई हो रहा है और +1, 2 × समथिंग से मल्टीप्लाई 1, 2 × समथिंग से मल्टीप्लाई +1, 2 × समथिंग से मल्टीप्लाई +1। अब वो समथिंग को हम क्या मान लेंगे, n, यानी पैटर्न क्या है 2n + 1। जो वो समथिंग होगा उसको हम क्या मान लेंगे, n।
खत्म। अब चलो फटाफट बनाओ, क्या लिखोगे कि ये सेट जो है इसमें एलिमेंट कौन है, x है, x बिलोंग्स टू a, और किस प्रकार है x, तो x इज सच दैट इज इक्वल टू 2n+1। पहला तो ये बोल दिया कि x जो है एलिमेंट है किसका, e का मतलब समझ लो एलिमेंट है अभी फिलहाल के लिए, कि x जो है एलिमेंट है e का, और x इस प्रकार लिखा गया, किस प्रकार लिखा गया है, 2n+1 के फॉर्म में। यहाँ पे n क्या है, तो सर यहाँ पे n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n क्या है, n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। e का मतलब क्या समझ लो फिलहाल के लिए, एलिमेंट। फिर से समझना, x एलिमेंट है a का, ठीक है ना, और x किस तरीके से है, तो 2n+1 के तरीके से है। अब ये n क्या है, स्मॉल n, तो n सर नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, यानी नेचुरल नंबर में से निकाल के लाया गया है। अब क्या सभी नेचुरल नंबर आए हैं, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, यस और नो, 1 से स्टार्ट हुआ है क्या ये, नहीं सर ये 2 से स्टार्ट हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं, यस और नो, 2 से स्टार्ट हुआ ना, क्या 2 से स्टार्ट हुआ तो अंत तक गया है, नहीं सर, मात्र 8 तक गया है, तो लिमिट है ना इसकी, 2 से 8 ही तक चलेगा। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, लिखूंगा कि ये जो n है वो क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, एंड 8 से क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए, यानी 2 के बराबर या 2 से ज्यादा, 2 के बराबर या 2 से ज्यादा, यहाँ पे 8 से कम या 8 के बराबर, क्लियर। तो ये डाल दोगे, काम खत्म, और ये इसको ऐसे क्लोज कर दोगे ब्रैकेट, ये बन के तैयार तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर। इस तरीके से करना है, आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे पैटर्न फॉलो करना है, कैसे हमें अपना काम करना है, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर पैटर्न पकड़ेंगे और उसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अगले केस में तुमको ये दे देगा, कहेगा ना कि ये बना के दे दो, बना लेंगे, अभी हम वो भी देंगे। चलो पहले एक और पैटर्न देख लेते हैं, मिटाएं इसको। अब जैसे देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है, ये सेट थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 36 है, और फिर बंद कर दिया गया है, ओके। चलो इसका पैटर्न बताओ तो कि कैसे लिखा गया है, ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है, 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा गया है। यानी एवरी नंबर किस फॉर्म में है, इसको अपने स्क्वायर के फॉर्म में, यानी 1 2 3 4 5 6 के स्क्वायर में, यस और नो। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है, n स्क्वायर, सॉरी पैटर्न कह रहा हूँ, फॉर्म क्या है, n स्क्वायर के फॉर्म में है ना नंबर्स, खत्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ फटाक से, a इज इक्वल टू, पहले लिख दो कि x इज द एलिमेंट ऑफ a, x is the element of a and x is such that x is equal to n square। x कैसे लिखा गया है, n स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया, x जो है a का एलिमेंट है, और x किस प्रकार लिखा गया है, n स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया। अब ये n क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो यानी n इज एलिमेंट ऑफ n, नेचुरल नंबर, एलिमेंट नहीं है एक्चुअल में, बिलोंग्स टू है, तो n बिलोंग्स किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है। और क्या ये पूरे नेचुरल नंबर आए, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, तो पूरे नहीं आए हैं, पूरे नहीं आए हैं। तो कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया है, 6 तक ही गया है ना, तो इसका मतलब n जो है यहाँ पे वो लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 6, क्लियर। ये जो लेस देन आर इक्वल टू डाल रहा हूं, इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, कि यानी 1 से स्टार्ट हुआ है, 6 से कम और इक्वल टू भी डाल दिया, यानी 6 भी इंक्लूडेड है, 6 तक जाएगा, 6 से कम और 6 तक, यानी ले देखिए जब इक्वल टू और लेस देन दोनों डाल दिया, तो उससे कम से लेके, यानी 1 से स्टार्ट होगा 6 तक पहुंचेगा, क्लियर। अगर मैं सिर्फ लेस देन डाल देता तो इसका मतलब 6 नहीं लेना है, 6 से कम ही लेना है, लेकिन मैंने इक्वल टू डाल दिया तो 6 को भी लेना है। नहीं तो स्टार्टिंग तो पहले ही बोल दिया ना, नेचुरल नंबर से लिया गया है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है, और मैंने आखिरी लिमिट बस बता दी। अगर 20 से लिया होगा था तो मुझे स्टार्टिंग भी बताना पड़ता, लेकिन दुनिया को पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो कि 1 से ज़्यादा या उसके बराबर एंड 6 से कम, ओके। तो ये बन के तैयार, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया
कि किस तरीके से एक सेट को दिखाया जाता है, एक सेट को कैसे निरूपित किया जाता है। इसके साथ साथ हमने ये सीख लिया कि सेट क्या होता है। आई होप आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। और कैसे रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, ये भी क्लियर हो गया हो। अभी एक बात और क्लियर करते जाओ, अभी पूरी क्लियरेंस नहीं दिया मैं। अब ध्यान से सुनना। अब एक सेट मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 3 1 3 5। अभी मैं सिर्फ ऑड इवन में खेल रहा हूँ, 9 11 13 ऐसे चल रहा है, ओके। और ऐसे चलते गया है और ब्रैकेट ऐसे बंद कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे डॉट 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 करके बंद किया गया ना, है ना, यहाँ पे डॉट 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 करके बंद किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रम है ना वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कहाँ तक चलते जा रहा है? इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। आई बात समझ में? तो अगर हमारी जो लिमिट है, मतलब ये जो सेट है, जब ये डॉट 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 करके छोड़ रहा है, इसका मतलब ये आखिरी तक जा रहा है ना, बहुत आगे तक जा रहा है, कोई आखिरी लिमिट नहीं दिया है ना, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। हिंदी में इनफाइनाइट बोल देंगे, सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय इसका नाम है। लेकिन सपोज कर लो अगर यही सेट है 1 3 5 7 9 करके ऐसे बंद कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसके एलिमेंट्स को आप बता सकते हो कितने एलिमेंट है ना, गिन के बता सकते हो ना। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट है बता सकते हो? नहीं सर, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही एलिमेंट दिख रहे हैं ना, लेकिन डॉट डॉट करके छोड़ा, इसका मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट है उसमें, उसके एलिमेंट नहीं बता सकते, लेकिन इसमें गिन के बता सकते हो। इसने बोल दिया कि 9 तक जाना ही है, तो 1 3 5 7 8 9 है, तो 1 2 3 4 5 5 ही एलिमेंट हो इसमें, है ना। तो देखो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन के बता देंगे कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। यानी अगर हमें किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। क्लियर है? अब दोनों को लिखने का पैटर्न देखना, इसको लिखने का पैटर्न, इसको लिखने का पैटर्न। जब इनफाइनाइट सेट होगा तो खेल ही खत्म, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट में तो बड़ा आसान है, देखो कैसे, देखो ध्यान से। यहाँ पे पैटर्न पकड़ लिया होगा, सब क्या है? ऑड नंबर है ना, सबके सब क्या है? ऑड नंबर है। तो भाई इनका पैटर्न क्या होता है? ऑलवेज 2n + 1। इवन नंबर का पैटर्न क्या होता है? 2n। बताया हूँ अभी जस्ट। इवन नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? ऑलवेज 2n। और ऑड नंबर को ऑलवेज 2n + 1। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा कि x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1। तो भैया x जो है ए से बिलोंग कर रहा है, यानी x एलिमेंट है a का, और x इस प्रकार है कि 2n + 1 के फॉर्म में है, ओके। अच्छा उसके बाद फिर देखो ये जो n है, ये जो n है किससे आया हुआ है? सर 1 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे n को अगर रखोगे तो 1 से ही तो रखोगे, नहीं सर 0 रखोगे तब तो आएगा ये 1। देख लो 2 × 0 + 1 करोगे तभी तो आएगा। यानी ये यहाँ पे जो n की स्टार्टिंग है वो किससे हुई है? 0 से। तो 0 से होने का मतलब ये n किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से। और पूरे होल नंबर लिए गए हैं, बिल्कुल पूरे होल नंबर लिए गए। इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, होल नंबर भी तो इनफाइनाइट होते हैं। कोई लिमिट दी गई है क्या? नहीं। तो यहीं पे हम कर्ली ब्रैकेट मार के खत्म कर देंगे, गेम ओवर। समझ में आया? लेकिन इस वाले में आओ, इस वाले को देखो, इस वाले में देखो तो क्या होगा? फिर से लिखोगे वही कि x जो है वो एलिमेंट है a का, और x इज सच दैट x इज इक्वल टू क्या होगा? 2n + 1। यहाँ भी तो ऑड नंबर ही है, तो यहाँ पे भी लिखूंगा कि x जो एलिमेंट है a का, और x किस प्रकार है? 2n + 1 के फॉर्म में है। इसके अलावा ये जो n है ये किससे बिलोंग कर रहा है? बताओ फटाक से। होल नंबर से। n बिलोंग्स टू होल नंबर। और क्या ये पूरा इनफाइनाइट तक गया है? पूरे होल नंबर आए? नहीं सर, 0 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक गया है? 4 तक। अरे भाई ये कब आएगा? 2 × 4 + 1, इन 4 ही तक तो गया है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा लिमिट कि n जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग तो 0 से हुई है तो छोड़ दो, होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पहला स्टार्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। खत्म। समझे नहीं समझे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। देखो अब दोनों में फर्क समझो। फर्क ये है कि जब इनफाइनाइट सेट होगा तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब फाइनाइट सेट होगा तब लिमिट लिखना पड़ेगा। ये जो आप लिख रहे हो क्या है? लिमिट है। अब थोड़ा ध्यान देना, डिकोड कर लेना। पहले ये बता रहे हो कि एलिमेंट कौन सा यूज किया, x की y, तो x है, x के फॉर्म में। अब ये जो x है लिखा किस फॉर्म में गया है? पैटर्न क्या है? तो 2n + 1। उसके बाद इसमें जो n आया है वो किससे बिलोंग कर रहा है? कौन सा नंबर है वो लिखे हो, और इसकी लिमिट क्या है? क्लियर?
तो ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे देंगे विराम। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।